नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे की, जहां पीएम ने चोल साम्राज्य के महान शासक राजेंद्र चोल प्रथम के स्वर्ण युग से प्रेरणा लेने की बात कही। उस काल की नौसेना से आधुनिक नौसेना को जोड़ा और कहा कि चोल राजा राजेंद्र चोल भारत की पहचान और गौरव के प्रतीक। और बात होगी कल से लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की, लेकिन इस पर सियासत पहले से ही गर्म है। पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों पक्ष? सरकार ने कहा हम किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार। और बात होगी बिहार के सियासत की, जहां पर एसआईआर पर हंगामे के बीच नीतीश सरकार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। तो क्या कुछ है ये पूरी सियासत, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़ी हुई खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में हेडलाइंस पर डालेंगे नजर। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के गंगई कोंडा चोलपुरम में आदि थिरुविथराई महोत्सव को किया संबोधित। कहा चोल साम्राज्य का इतिहास और विरासत हमारे महान राष्ट्र की ताकत और वास्तविक क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 21वीं सदी को बताया भारत के लिए विज्ञान की सदी। कहा अंतरिक्ष विज्ञान और खेल के क्षेत्र में मिल रही उपलब्धियां देश के लिए गौरव की बात। कल से लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। सरकार ने विपक्ष के रवैये पर उठाए सवाल। कहा हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष बेवजह कर रहा है हंगामा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का होगा गठन। सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना मकसद। और भारत की कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच फीडे महिला विश्व कप के फाइनल का दूसरा गेम भी हुआ ड्रॉ। सोमवार को टाई ब्रेकर से होगा खिताबी मुकाबले का फैसला। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे की। तमिलनाडु दौरे का प्रधानमंत्री का आज दूसरा दिन था और कल प्रधानमंत्री मालदीव से सीधे तमिलनाडु पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के गंगई कोंडा चोलापुरम मंदिर में आदि थिरुविथराई महोत्सव को संबोधित किया। सर्वशक्तिमान भगवान शिव को नमन करते हुए श्री इलैया राजा के संगीत और अधूवरों के पवित्र मंत्रोच्चार के साथ राजा राज चोल की पावन भूमि में दिव्य शिव दर्शन के माध्यम से अनुभव की गई गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का स्मरण करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस आध्यात्मिक वातावरण ने आत्मा को गहराई से प्रभावित किया है। सावन का पवित्र महीना और बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण शुरू होने के 1000 ईयर्स का ऐतिहासिक अवसर, ऐसे अद्भुत समय में मुझे भगवान बृहदेश्वर शिव के चरणों में उपस्थित होकर के पूजा करने का सौभाग्य मिला है। मैंने इस ऐतिहासिक मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण और भारत की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की है। मेरी कामना है भगवान शिव का आशीर्वाद सबको मिले। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तमिलनाडु का ऐतिहासिक गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर, आदि थिरुवथिरई महोत्सव
और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। संगीत और मंत्रोच्चार से भरा, मन को भाव विभोर कर देने वाला अनुभव। महोत्सव महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के जन्मोत्सव, उनके सफल दक्षिण एशिया सैन्य अभियान के 1000 साल पूरा होने और गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण शुरू होने के स्मरण को समर्पित रहा। राजेंद्र चोल प्रथम भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक, जिनके नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने उत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। पीएम ने चोल साम्राज्य के इतिहास और विरासत को भारत के वास्तविक सामर्थ्य का उद्घोष बताया। पीएम ने इसे नए भारत के निर्माण का रोड मैप कहा। यह हमें बताता है, अगर हमें विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें एकता पर जोर देना होगा। हमें हमारी नेवी को, हमारी डिफेंस फोर्सेस को मजबूत बनाना होगा। हमें नए अवसरों को तलाशना होगा और इस सबके साथ ही अपने मूल्यों को, उसको भी सहेज कर रखना होगा। और मुझे संतोष है कि देश आज इसी प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने चोल राजाओं को भारत को सांस्कृतिक एकता में पिरोने वाला बताया। कहा, काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे सरकार के प्रयास एकता के सदियों पुराने सूत्रों को ही मजबूती देने के लिए हैं। पीएम ने कहा कि चोल युग में भारत ने जिस आर्थिक और सामरिक उन्नति का शिखर छुआ, वो आज भी हमारी प्रेरणा है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि इसने नई चेतना जगाई है। दुनिया को भी भारत की शक्ति को स्वीकार करना पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। अस्थिरता, हिंसा और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों की बात करते हुए पीएम ने कहा कि शैव सिद्धांत दुनिया को राह दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि तमिलनाडु में राजराजा चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। आदि तिरुवथिरई महोत्सव में उमड़ा जनसमूह प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साह से भरा दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और काशी के गंगा जल से भगवान बृहदेश्वर महादेव का जलाभिषेक करना, राजेंद्र चोल के 1000 साल पहले के गंगेकोंड के यानी गंगा जल प्राप्ति के अभियान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है, सम्मान है। तो साथ ही साथ यह भगवान काशी विश्वनाथ के विश्वेश्वर रूप और बृहदेश्वर स्वरूप का एकाकार होना है। ये काशी और तेनकाशी का सम्मिलन है। ये गंगा और कावेरी का मिलन है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सनातन संस्कृति के मूल सिद्धांतों को और ज्यादा प्रगाढ़ करता है और मूल संकल्प है एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सबल भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और अंततः जगत गुरु भारत। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गंगईकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु। तो आपने देखा कि किस तरह से दक्षिण भारत और उत्तर भारत का मिलन था। दरअसल ये जो चोल साम्राज्य था, और आपको हम जो ये नक्शा दिखा रहे हैं, ये राजेंद्र चोल महान शासक राजेंद्र चोल प्रथम, उनके समय का ये नक्शा है। और आप इसको देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज कलर में, जो नारंगी रंग में जो है, वो राजेंद्र चोल का साम्राज्य है, जिसमें श्रीलंका और ये सारी जो ये पूरा जो इसको आप देख पा रहे हैं साउथ का जो पूरा एरिया ये शामिल है। और इसके साथ ही साथ ये जो हरे रंग में देख रहे हैं, और ये जो हरा रंग है, ये सिर्फ भारत के नक्शे तक आपको नहीं दिखता है, बल्कि आप देखिए कि किस तरह से ये यहाँ तक, जिसको कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया तक, ये जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, उसके साथ ही साथ बर्मा, म्यांमार
जिसको आप कहते हैं, ये सारे राज्य, ये सारी जगह जो है वो इसमें शामिल थी। और इसके साथ ही साथ ये जो लाल रंग की जो आप पट्टी देख पा रहे हैं, ये सी रूट था, क्योंकि राजेंद्र चोल प्रथम की जो नौसेना थी वो अद्वितीय थी। वो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है, और वो समझ सकते हैं कि कितनी आधुनिक नौसेना थी वो, कि वो उसका ये जो सी रूट है वो सिर्फ यहां तक नहीं था, उसका जो उनका जो प्रभाव था वो सिर्फ यहां तक नहीं था। उन्होंने इंडोनेशिया और दक्षिण मलेशिया तक पर भी अपनी नौसेना के जरिए अटैक करके उन सबको हराया था। लेकिन उसके साथ ही साथ ये जो सी रूट है, ये आप देख रहे हैं चीन के ग्वांगझू तक जाता है, जहां पे उनके विमानों का जो उनका जो जहाज थे उनका लगातार आवागमन होता था, और वहां पर उनकी अपनी एक जिसको कहते हैं कि राजनयिक पहुंच वो भी थी। तो इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि ये नक्शा दरअसल दर्शाता है कि किस तरह से राजेंद्र चोल प्रथम का जो प्रभाव था वो किस तरह से था। और जब हम कहते हैं कि 11वीं 12वीं शताब्दी में हिंदुस्तान का जो प्रभुत्व था वो किस तरह से समुद्र पर और पूरी दुनिया पर था, ये इस नक्शे से समझ में आ सकता है। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स भी आपको बताते हैं। राजेंद्र चोल प्रथम, जिसको सुदूर द्वीपों तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था, ये आप इस नक्शे से भी समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ भारत का साम्राज्य बंगाल में गंगा नदी से लेकर इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तक था। उस नक्शे में आपने समझा था कि किस तरह से वो जो पूरा साम्राज्य था वो वहां तक पहुंचा हुआ था। श्रीलंका को पूर्ण रूप से जीतकर चोल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। जो श्रीलंका था वो उसको जीत लिया था। इंडोनेशिया के श्रीविजय साम्राज्य, जिसको आज सुमात्रा कहते हैं, उस पर 14 स्थानों से गुप्त तौर पर अचानक हमला किया था और उस पर निर्णायक जीत हासिल की थी, वहां के राजा को बंदी बना लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो इनकी नौसेना थी वो कितनी मजबूत और कितनी ताकतवर थी। दक्षिण मलेशिया, सिंगापुर का क्षेत्र, दक्षिण थाईलैंड और बर्मा यानी म्यांमार तक के जो हिस्से हैं वो उन पर वहां तक प्रभाव का विस्तार किया, वहां तक अपना प्रभुत्व जो है वो जमाया था। मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान और अंडमान जैसे जो द्वीप थे वो इनके साम्राज्य में शामिल थे। तो आप ये समझ सकते हैं वहां के 13 द्वीप इस पूरे शासन में, साम्राज्य में, चोल के साम्राज्य में शामिल थे, जिसमें इंडोनेशिया से आप शुरुआत करेंगे और भारत तक आप लगती हुई सीमा आप देख सकते हैं। और वो जो मैप आप देख रहे थे, तो बंगाल की खाड़ी पर जिस तरह से प्रभुत्व राजेंद्र चोल का था, उसके बाद उनको कहा जाता था कि ये चोलों की झील है, बंगाल की खाड़ी को कहा जा सकता था। तो अब साम्राज्य कितना मजबूत था, कितना शक्तिशाली था, इसको समझा जा सकता है। गंगा नदी तक अभियान चलाकर गंगई कोंडा चोल की उपाधि प्राप्त की थी उन्होंने। ये भारत में उत्तरी क्षेत्र की बात हो रही है। राजेंद्र चोल का समुद्री अभियान दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति, भाषा और धर्म का ध्वजवाहक बना, कि उसके साथ साथ भारत की संस्कृति और भारत की विरासत, भारत की भाषा, वो जहां भी गई वहां उनको साथ लेकर गए। व्यापारिक संघों को विदेशों में जमने की राह मिली। जो चोल साम्राज्य के व्यापारिक संघ थे वो विदेशों में उन्होंने पैर जमाई। आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत जो है उसका विस्तार हुआ, सांस्कृतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी जो व्यापार था उसका संवर्धन हुआ। इसके साथ ही साथ चोल साम्राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। पूरी दुनिया भर में चोल साम्राज्य का नाम जाना जाने लगा, उसका डंका बजने लगा। सच्चे समुद्री सम्राट के रूप में जाने गए राजेंद्र चोल, और उनका जो एक परचम था वो पूरी दुनिया भर में लहराया। इसके साथ ही साथ शक्तिशाली जो उनकी जो नौसेना थी उसका जो एक बहुत बड़ा योगदान था। शक्तिशाली नौसेना, समुद्रों का अधिपति, भारत का सम्राट, भारत का जो सम्राट था वो समुद्रों का अधिपति था। भारत की अब तक की सबसे संगठित और ताकतवर नौसेना वो मानी जाती है राजेंद्र चोल प्रथम की। और ये उनके पिता राजराज चोल ने ये नौसेना बनाई थी और उसको उन्होंने और एक्सटेंड किया, उसको और ताकतवर बनाया। मजबूत विशाल जहाजों पर हाथी और पत्थर फेंकने वाले यंत्र भी ले जाए जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि नौसेना जो थे, जो जहाज थे, वो कितने मजबूत थे। और जो हमने अभी इंडोनेशिया और मलेशिया पर जो अटैक की जो आपको कहानी बताई, वहां पर और श्रीलंका पर भी ये जहाज में हाथी और इस तरह के यंत्र लगातार उसको ले जाकर के वहां तक ट्रैवल करके और तब वहां पर विजय प्राप्त की थी। तो आप समझ सकते हैं कि नौसेना कितनी मजबूत, कितनी शक्तिशाली थी। नौसेना का जो सिस्टम था वो भी आज की जो मॉडर्न नौसेना है उस तरह से ही था। अधिकारी, नाविक, सैनिक, हर स्तर पर प्रशासनिक ढांचा बना हुआ था और एक पूरा जिसको कहते हैं हायरार्की थी और सबके काम बटे हुए थे। अरब सागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक जलमार्गों पर प्रभुत्व था। वो पूरा एरिया जो था वो चोलों का
एक तरह से प्रभुत्व का एरिया था, और जिसको कहते हैं कि वहां पर परिंदा पर भी नहीं मार सकता था, और हर जगह एक तरह से चोलों का सिक्का चलता था उस पूरे एरिया में। श्रीलंका और सुमात्रा जैसे द्वीपों पर भारी हथियारों और हाथियों के साथ हमला किया था, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि हाथियों और भारी हथियारों के साथ, और वो सब वहां तक समुद्री रास्ते से ट्रैवल करके लेकर के गए थे अपने मजबूत जहाजों के जरिए। समुद्री अभियानों ने दक्षिण भारत को सुदूर मलय द्वीपों और चीन से जोड़ दिया। जब हम मलेशिया और फिर हम चीन के ग्वांगझू जो बंदरगाह की बात करते हैं, वहां तक जुड़ा हुआ था जो इनका प्रभुत्व था, और जो इनकी सी रूट के जरिए जो वहां पहुंचे थे। चोल साम्राज्य के व्यापारी संघ विदेशी बंदरगाहों पर सक्रिय थे। जाहिर तौर पर जब इनकी इतना प्रभुत्व था तो जो व्यापार थे, उनके जो व्यापारी थे, उनके जो संघ थे, वो विदेशी जो बंदरगाह थे वहां भी उनका प्रभुत्व चलता था, उनका सिक्का चलता था। चोल जहाजों का परिचालन चीन के ग्वांगझू बंदरगाह तक, वहां चोल दूतावास तक स्थापित हुआ। तो ग्वांगझू और चीन में चोल का दूतावास स्थापित हुआ था उस काल में। मैं 11वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, तो आप समझिए कि किस तरह से जो भारत का स्वर्णिम युग अगर इसको कहा जाता है तो गलत नहीं है। नौसेना ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध भी बनाए। जाहिर तौर पर नौसेना जहां तक पहुंची तो उसने सिर्फ युद्ध नहीं जीते बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी बनाए, मित्र भी बनाए, और अपनी जो विरासत है, जो अपनी इतिहास है, जो अपनी थाती है, वो वहां तक लेकर के गए। इतिहासकारों ने बंगाल की खाड़ी का सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम को बंगाल की खाड़ी का सम्राट और समुद्रों का अधिपति कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतिहासकारों ने जिसको इस संज्ञा से नवाजा है तो वो कितना ताकतवर, कितना शक्तिशाली, और किस तरह से उसको जब कहा जाता है कि वो महान शासक थे, तो महान क्यों संज्ञा दी गई है आप समझ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जब हम मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला की शैव परंपरा के संरक्षक के तौर पर देखते हैं चोल राजाओं को, और खासतौर पर राजा राज चोल और राजेंद्र चोल प्रथम, जिनको महान शासक की संज्ञा दी गई है, तो गंगई कोंडा चोलपुरम में शिव को समर्थित भव्य बृहदीश्वर मंदिर बनवाया। 1000 वर्ष पूरे हुए उस मंदिर बनवाने के, जिस पर वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। यह मंदिर स्थापत्य शिल्प और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम है। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया मंदिर बना हुआ है। इसको आप देख सकते हैं, जो मंदिर की छवियां हैं वो आपको दिखाई दे रही है, और अभी आपने प्रधानमंत्री का जो पैकेज देखा उसमें भी आपने देखा होगा वो जो विरासत की जो झलक है वो मिलती है। बृहदीश्वर मंदिर दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर जो है ऐरावत हाथी से जुड़ा हुआ है और उनको ईश्वर को रूप देते हुए ये ऐरावतेश्वर मंदिर, और अन्य मंदिरों में दिखती है चोल स्थापत्य की भव्यता। कितना भव्य था चोल स्थापत्य कला, वो इन मंदिरों में साफ तौर पर दिखाई देती है। ये मंदिर द्रविड़ वास्तुकला के उच्चतम शिखर माने जाते हैं। ये पिनाकल है उनके जो वास्तुकला है उसका। मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, प्रशासन, शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। तो मंदिरों का बहुउपयोग किया गया, और प्रशासन, शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर उन मंदिरों को विकसित किया गया, जहां से शिक्षा का भी प्रसार होता था, संस्कृति का भी प्रसार होता था, और विरासत भी वहां से निकलती थी। कांस्य प्रतिमाओं, नक्काशीदार स्तंभों और शिलालेखों से समृद्ध मंदिर आज भी विश्व धरोहर में स्थान बनाया हुआ है, विश्व धरोहर स्थल बने हुए हैं ये मंदिर। इसके साथ ही साथ हम अगर शैव धर्म के प्रचार की बात करें तो उसका प्रचार भी दुनिया भर में करवाया चोल राजाओं ने। राजेंद्र चोल प्रथम ने पुरोहितों, अनुष्ठानों और धार्मिक ग्रंथों को संरक्षण भी दिया। तो लगातार जो अपनी विरासत थी, संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसको संरक्षित भी किया, उसका प्रसार भी किया। दक्षिण पूर्व एशिया में भी शैव मंदिरों की स्थापना की, सांस्कृतिक विरासत को एक गति दी। इसके साथ ही साथ धार्मिक उत्सवों, शैव विद्वानों और कलात्मक अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहन मिला। तो लगातार कला को, संस्कृति को और इसके साथ कलात्मक अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया। राजेंद्र चोल प्रथम वास्तुकला, धर्म और संस्कृति को एक सूत्र में बांधने वाले सम्राट थे। यह बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से उन्होंने वास्तुकला को, धर्म को, संस्कृति को एक सूत्र में बांधा। और जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता ने बताया था अपनी रिपोर्ट में कि उन्होंने कावेरी और गंगा का मिलन किया, अगर ऐसा आप समझे उसको, दक्षिण और उत्तर भारत का मिलन किया, किस तरह से दोनों संस्कृतियों को मिलाया, ये जानने की बात है। और इसके साथ ही साथ बहुत दूरदर्शी, बहुत ही कुशल रणनीतिकार शासक इनको कहा जाता है। चोलों का सुव्यवस्थित साम्राज्य फैलाया, केवल विजेता नहीं, दूरदर्शी शासक और कुशल रणनीतिकार भी थे। और कुशल रणनीतिकार थे, जनता के सेवक थे, दूरदर्शी थे, और यही वजह है कि इतने महान शासक उनको कहा जाता है। आज भी उनको याद किया जा रहा है। प्रशासनिक केंद्रों को मंदिरों से जोड़ा, जिससे सत्ता और सेवा दोनों को समन्वय हुआ। सत्ता मंदिरों के जरिए और सेवा उसके जरिए भी उन्होंने उसका समन्वय किया। स्थानीय स्वशासन,
कर प्रणाली, सिंचाई और सार्वजनिक कल्याण की योजनाओं पर ध्यान दिया। उन्होंने उस पर जोर दिया कि किस तरह से जो स्वशासन है, कर प्रणाली है, और उसमें साथ ही साथ जो जन कल्याण की जो योजनाएं हैं वो उस दौर में उन्होंने चलाई थी। युद्ध के साथ साथ जल प्रबंधन, शिक्षा और व्यापारिक मार्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो केवल युद्ध पर नहीं थे, बल्कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं जिसको मैं कहता हूं, उस पर भी ध्यान दिया गया था। जनता के लिए भी उस पर ध्यान दिया गया था। नई राजधानी गंगईकोंडा चोलापुरम को सुव्यवस्थित ढंग से बसाया। यह कहा जाता है कि वो एक प्लान्ड सिटी के तौर पर, जैसे आज के दौर में आप सुनते हैं, उस तरह से गंगईकोंडा चोलापुरम को उन्होंने एक प्लान्ड सिटी के तौर पर बसाया था और उसको अपनी राजधानी बताया। राज्य की समृद्धि और स्थायित्व के लिए विद्वानों, शिल्पकारों और किसानों को संरक्षण, ये कोई भी एक बेहतर दूरदर्शी राजा करता है, जो कि राजेंद्र चोल प्रथम ने किया। विदेशी दूतावास, व्यापार नेटवर्क और नौसैनिक अड्डे विकसित हुए। तो नौसैनिक अड्डे भी विकसित किए, दूतावास विकसित किया, किस तरह से उनका विदेश व्यापार बढ़ा, यह समझने की बात है। शासन के हर स्तर पर पारदर्शिता और व्यवस्था सुनिश्चित की गई और उसके लिए इंतजाम किए गए और शिलालेख हर जगह लगवाए गए, ताकि उसके जरिए जो प्रचार प्रसार है और जो नियम कानून है उसका प्रसार किया जा सके जनता के बीच में। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच स्थायी संबंध बनाए, यह बहुत बड़ी बात है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में स्थायी संबंध बनाए। इसके साथ ही साथ शासन प्रणाली मध्यकालीन भारत का सबसे कुशल प्रशासनिक मॉडल के तौर पर जानी जाती है और जानी चाहिए। जिस तरह से भारत का स्वर्ण युग और कहा जाता है कि महान राजेंद्र चोल प्रथम सम्राट ने बहुत सारे जिसको कहते हैं कि उनकी ऐसी मॉडल थी शासन प्रणाली की, जिसको आज भी अपनाया जाना चाहिए। उनकी नौसेना आज भी उसके कसीदे गढ़े जाते हैं। तो ये रही बात राजेंद्र चोल प्रथम की, और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे प्रेरणा लेने की भी बात कही है और ये भी कहा है कि विकास की भी बात होगी तो विरासत का भी संरक्षण करेंगे। राजेंद्र चोल की जो सेना की जो नौसेना थी, उससे भी हमको प्रेरणा लेने की जरूरत है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और उसके बाद चर्चा करेंगे इसी विषय पर। दम आलू कैसे बनाए? और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है। सरस उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries, because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries, because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चर्चा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलापुरम में आदि थिरुवथिराई महोत्सव को संबोधित किया। तो कहा कि हमें अपने पूर्वजों से उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है और जो हमारा इतिहास है वो हमें सिखाता है। तो यही आज हमारे विशेष का विषय भी है
तमिलनाडु में पीएम, विकास भी विरासत भी। उन्होंने कहा विकास और विरासत दोनों साथ चलेगी। प्रधानमंत्री इस बात को बार बार कहते रहे और आज एक बार फिर उन्होंने दोहराया, तमिलनाडु में पीएम, विकास भी विरासत भी, और यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। तमिलनाडु में पीएम, विकास भी विरासत भी। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष इंडिया फाउंडेशन ट्रस्टी बोर्ड के एडमिरल शेखर सिन्हा, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर हीरामन तिवारी जो कि प्रोफेसर है भारतीय संस्कृति एवं इतिहास JNU के, बहुत स्वागत है डॉक्टर हीरामन तिवारी आपका। डॉक्टर हीरामन तिवारी, आपके साथ अगर हम शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि जब हम इतिहास से कुछ सीखने की बात करते हैं, चोल साम्राज्य की बात करें, राजेंद्र चोल प्रथम की बात करें, उनकी नौसेना की बात करें, उनके शासन प्रणाली की बात करें, जिस तरह से उनका परचम पूरा दक्षिण पूर्व एशिया तक लहराता था, किस तरह से आज हमको उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास के साथ साथ विरासत को भी संरक्षित करने की और उससे सीख लेने की जरूरत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपने मेरे लिए कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं। इतने विस्तार में और इतने सुंदर ढंग से सारा प्रस्तुत किया है आपने, उनके जितने भी आयाम हैं। और जैसा कि आपने स्वयं कहा अपने पैकेज में और रिपोर्ट में कि उनको महान क्यों माना जाता है, राजेंद्र प्रथम को महान क्यों माना जाता है, उसके पीछे को आप देखें, इतिहास से जो हमें शिक्षा मिलती है, जो प्रेरणा मिलती है। इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार कहते रहते हैं कि विरासत भी होनी चाहिए और विकास भी होना चाहिए, क्योंकि विकास का जो उद्गम है वो हमारी विरासत है, उससे किसी न किसी प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए। और राजेंद्र प्रथम, जिनको महानतम राजाओं में गिना जाता है, सिर्फ चोल राजाओं में भी नहीं, सब, मुझे जहां तक लगता है कि यदि आप पढ़ें तो एक तो बहुत विद्वान थे और ये उनको प्रेरणा स्वयं उनके पिता राजराज से मिली थी, जो स्वयं में एक महान शासक थे। और वो उनके अपने शासन छोड़ने के अधिगमन के पहले 2-3 साल पहले ही इनको एक तरह से अधिराज बना दिया था राजेंद्र प्रथम को, चूंकि इनके अंदर बहुत विलक्षण इनकी प्रतिभा थी। तो जो आपने बताया कि इन्होंने कितने प्रकार के कार्य किए, संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान का संरक्षण और संवर्धन, एक ऐसा बुद्धिजीवी राजा, और स्वयं जानते थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने विद्वानों को इकट्ठा कर रखा था। हर क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे स्थापत्य के हो, चाहे कला के हो, चाहे व्यापार के हो, तो हर प्रकार के विद्वानों को अपने संरक्षण में रख करके उनसे ज्ञान अर्जित करना, स्वयं उनसे वार्तालाप करना और फिर ये निर्धारित करना कि किस दिशा में क्या करना है। जैसा आपने बताया कि एक छोटा सा गांव था और गंगई कोंड चोड़ापुरम, जिसे कहा, उन्होंने बाद में नाम दिया राजेंद्र प्रथम ने, उनके पिताजी की इच्छा थी राजराज महाराज की कि वहां पर एक राजधानी बनाई जाए। जो राजधानी, आप कल्पना कीजिए कि 1014 के आसपास से लेकर के और आपके करीब 350-250 वर्षों तक वो एक इतने बड़ा साम्राज्य बना रहा, उसकी राजधानी रही। एक छोटे से गांव को उन्होंने राजधानी में एक नगर में परिवर्तित किया, 20 से अधिक मंदिर बनाए और सबसे जो आपने बताया बृहद ईश्वर, सबसे बड़े ईश्वर शिव के को लेकर के जो मंदिर बनाया, वो उसके बाद के जितने भी मंदिर बने हैं उनके लिए एक आदर्श बना है। तो जो भी उन्होंने किया, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो आदर्श बने, किस प्रकार से नौसेना के माध्यम से, आपने कहा आक्रमण किया, वो आक्रमण नहीं करते थे। जी। वो लगता था कि पूरे देश को हम एकजुट कैसे करें और एक प्रकार से उसमें ज्ञान के साथ साथ समृद्धि को किस प्रकार से लाया जाए। इसीलिए वो बंगाल तक गए और पाल राजाओं में जिनमें आपस में मतभेद चल रहा था, वहां पर जाकर के शांति स्थापित की। मुझे लगता है कि और दिन रहते तो संभवतः वो और भी दिशा में जाते, लेकिन जितना उन्होंने साम्राज्य किया, आपने बताया कि इंडोनेशिया के सुमात्रा में, कंबोडिया में, लाओस में, थाईलैंड में, जगह जगह वो नावों से जाकर के, जो उनकी जो नौसेना की जो कला थी, जो नौसेना का जो विज्ञान था, आपने स्वयं बताया और बिल्कुल सच कहा कि वो अद्भुत रहा है। हाथी और बड़े बड़े जो हथियार उन पर लाद करके ले जाना और व्यापार का सामान लेके जाना और वापस लाना, ये जो कला थी, एक विविध कला से जो संपन्न राजा था, मुझे लगता है राजेंद्र प्रथम रहे। जी बिल्कुल। और ये जो बात आपने कही कि जो नौसेना थी, वो दरअसल जब हम राजेंद्र चोल प्रथम की बात करते हैं तो उनकी नौसेना का जिक्र
बरबस आ जाता है कि वो जो पूरा जो शुरुआत में हमने मैप दिखाया था कि किस तरह से वो पूरा प्रभुत्व उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर किया हुआ था। तो नौसेना की बात करेंगे, हमारे साथ वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडमिरल सिन्हा, किस तरह से उस काल की नौसेना से, क्योंकि हमने ये भी बताया कि किस तरह से एक सुसंगठित सुगठित जिसको कहते हैं नौसेना थी, पूरे उसमें हायरार्की थी, ऑर्डर था कि कौन क्या काम करेगा। वो इस तरह से नहीं थे कि कुछ नाविक कुछ सैनिक किसी जहाज पर बैठकर चले जाएं। तो आज भी हम उनसे प्रेरणा पाते हैं, क्या देखते हैं आप? धन्यवाद निखिल जी हमें अपने प्रोग्राम पे लाने के लिए। देखिए, ये 9वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक का पीरियड है और ये नौसेना इतनी ज़्यादा उत्कृष्ट प्रकार की थी और ये प्रीसीड्स शिवाजी के पहले की बात कर रहे हैं जी। तो इनकी नौसेना में 2-3 बातें याद रखने की है। देखिए, नौसेना क्यों रखता है एक देश? एक तो उसकी इकोनॉमिक नीड्स होती हैं, जैसा कि डॉक्टर तिवारी ने बताया, और दूसरी होती है मनोकामना, योर विल टू डोमिनेट। अगर आप डोमिनेट करना चाहते हैं सी रूट्स को और दूसरे देशों को, तो आपको एक बड़े मजबूत नौसेना की आवश्यकता होती है और उसी हिसाब से उन्होंने अपनी नौसेना को बनाया। बहुत अच्छी ट्रेनिंग, सबकी अलग ट्रेनिंग होती थी। हमारे नौसैनिक अफसरों और कमांडर्स की ट्रेनिंग अलग अलग होती थी और सभी शिप, जितने नौसेना के शिप थे, अपने कमर्शियल जहाज़ों के साथ, व्यापारी जहाज़ों के साथ साथ ये नौसैनिक जहाज भी जाया करते थे। नौसैनिक जहाज ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्पीड करने वाले और दूसरे की गोले बारूद से बचने के लिए उसके ऊपर मेटल की प्लेटिंग लगाते थे ताकि वो जल्दी उस पर चोट का असर नहीं पड़े। और जैसा कि आपने कहा, वो हाथी ले जाते थे और गोले फेंकने की उनकी एक तरह की टेक्निक थी उनके पास। तो ये जो है उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी बात थी निखिल जी। और इनके नौसैनिक जो थे, उनका ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट था, उनका एक प्रॉपर पैटर्न था, हायरार्की होती थी, जैसा आपने बताया। एक जूनियर लेवल पे ज़्यादा लोग होते थे और धीरे धीरे सिर्फ जो सक्षम और ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होते थे वो ही ऊपर जाते थे। उससे बड़ी बात यह है निखिल जी, चूंकि उस समय हमारा जो दूर संचार और कम्युनिकेशन इतना बढ़िया नहीं था, उनके जो नौसेना के फ्लीट के बॉस या कमांडर्स हुआ करते थे, उनको पूरी छूट होती थी कि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकें, वो टैक्टिकल डिसीजन ले सके शिप पर, उनको राजा की तरफ नहीं देखना पड़े। तो इतने सक्षम हुआ करते थे कि उनको पॉलिटिक्स के बारे में बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी। और आपने कहा कि कहाँ वो पहुंच गए, तो जरूर उनकी 2-4 इनकाउंटर हुई हैं। यस, उनका एम नहीं होता था कि हम किसी को कैप्चर करें, लेकिन उनका एम ये जरूर होता था कि हमारी प्रभुता को वो देश हमारा स्वीकार करे। जी, जो डोमिनेट करने की बात आपने कही, बिल्कुल काफी जगह पर उनकी प्रभुता स्वीकार की थी। जी बिल्कुल, डोमिनेट करने की जो बात आपने कही, वो डोमिनेंस तभी बनेगा जब आपके पास ताकत होगी। एक चीज और एडमिरल सिन्हा, आपने देखा कि ग्वांगझू तक जो सी रूट था, जो व्यापार का रूट था, वो वहां तक भी उन्होंने अपने दूतावास खोले थे। चीन तक का व्यापार था। किस तरह से आप देखते हैं कि ये संभव कर पाए होंगे उस दौर में, और आज भी दरअसल वो आप देखिए ना, इतने वर्षों पहले 1000 साल पहले वो उस सी रूट को पाना, वहां तक जाना और उसको मेंटेन करना, आवागमन रेगुलर बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण था। कैसे देखते हैं आज के विषय संदर्भ में? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है निखिल जी। जिसको हम नेविगेशन करते हैं, उनके पास नेविगेशन टेक्निक जो है वो बाकी देशों से ज्यादा उम्दा थी उस समय के लिए। उनको पता था कि हमें किस रास्ते से किस कोर्स पे जाना है। एक मैग्नेट को देखते हुए, सूरज और चांद को देखते हुए, तारों को देखते हुए नेविगेशन करते थे। लेकिन उसके बारे में उनको अच्छी जानकारी थी, जिसको एस्ट्रो नेविगेशन कहते थे। और उनको पता था कि हम इस रास्ते से जाएंगे तो मलक्का स्ट्रेट की तरफ पहुंचेंगे, और वो संकीर्ण रास्ता है, उससे हमें गुजरने के लिए हमारे जितने शिप्स हैं, अगर वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े शिप हैं तो उनको एक लाइन में चलना पड़ेगा। और उस समय जो शिप्स होती थी उनकी, वो थोड़ा ज्यादा वल्नरेबल हो जाते थे एनिमी के प्रति। लेकिन उनका पहला एम होता था कि उन जितने एनिमी मिले उनको हम पहले न्यूट्रलाइज कर दें, उसके बाद अपने कमर्शियल शिप्स को जाने दें। इसी वजह से उनका कॉमर्स का जो आइटम है वो सारा कुछ इतनी दूर, और चीन का एक बंदरगाह जहाँ पे कि व्यापार मंडल ऑपरेट किया करता था, सुनने में आया कि वहां भी एक शिव टेम्पल है, जिसको कि आज लोग बताते नहीं है जल्दी, लेकिन वहां अभी तक वो शिव टेम्पल देखा जाता है। तो ये जो है, जिस देश को, जो बड़ा देश था और वो सोचते थे कि शायद इनके साथ मिलकर रहना ज्यादा अच्छा है, उन देशों से उनकी साझेदारी हुआ करती थी। वहां पे उनके एम्बेसडर्स होते थे, और नॉर्मली नौसेना के जो अधिकारी होते थे उनको वो एम्बेसडर रखा जाता था ताकि वो दोनों काम को एक साथ देख सकें। देखिए,
जी जी जी, निश्चित तौर पर ये विषय इतना विस्तृत है एडमिरल सिन्हा और डॉक्टर हीरामन तिवारी की, इस पर शायद बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है। आज हमारे पास वक्त बस इतना ही है, लेकिन ये जरूर है कि उस नौसेना से और उस स्वर्णिम युग से हम सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बार बार कहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो जानेंगे कि मन की बात के आज के अपने संभाषण में, आज के अपने प्रसारण में प्रधानमंत्री ने किन बातों पर फोकस किया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या करते महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा SEBI अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश दुनिया के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने देश की सफलताओं का उल्लेख करते हुए अंतरिक्ष विज्ञान और खेल के क्षेत्र में मिल रही उपलब्धियों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बार फिर देश की सफलताओं और देशवासियों की उपलब्धियों पर बात की। पीएम ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष यात्रा को देशवासियों के लिए प्रेरणादायी बताया। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम भी स्पेस में जाएंगे,
हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में आज विज्ञान एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इंस्पायर मानक अभियान का जिक्र कर कहा कि यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं और चंद्रयान 3 के बाद तो इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। देश में स्पेस स्टार्टअप भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले महीने मुंबई में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड होने जा रहा है। इसमें 60 से ज्यादा देशों के छात्र आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा ओलंपियाड होगा। एक तरह से देखें तो भारत अब ओलंपिक और ओलंपियाड दोनों के लिए आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने में खेलो भारत नीति 2025 की अहम भूमिका है और गांव, गरीब और बेटियां इस नीति की प्राथमिकता हैं। स्कूल और कॉलेज अब खेल को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। खेलों से जुड़े स्टार्टअप्स, चाहे वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हो, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। सोचिए, जब देश का युवा खुद के बनाए रैकेट, बैट और बॉल के साथ खेलेगा तो आत्मनिर्भरता के मिशन को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की वैज्ञानिक सोच और फिटनेस के प्रति लगाव से ही आत्मविश्वास और एक मजबूत भारत के निर्माण का रास्ता निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ऑपरेशन सिंदूर पर कल से लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी। विपक्ष के रवैये को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि संसद सत्र की शुरुआत से ही सरकार इसके लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष केवल खबरों में बने रहने के लिए बेवजह हंगामा करता रहा। जो जनप्रतिनिधि चुन के जनता भेजती है संसद में, चर्चा के लिए भेजती है। आप चर्चा करो, हम कभी चर्चा से नहीं भागे, कभी भी नहीं। चाहे पिछले सत्र में देखो, ये कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढकर खबरों में बदलना चाहते हैं, लेकिन अब पिछला एक हफ्ता पूरा वॉकआउट में बदल गया। अब आप जनता इसीलिए चुन के भेजती है क्या? प्रश्नकाल जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको भी बाधित करते हैं। 0 आवर 377 किसी चर्चा में भाग नहीं लेते। लेकिन आप देखो, कल से चर्चा सिंदूर के ऊपर प्रारंभ होगी। कल देखते हैं क्या होता है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस है। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब खबर बिहार से, जहां चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणाओं की बौछार कर दी है। वो लगातार बड़े ऐलान कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने पत्रकारों की पेंशन राशि में इजाफा किया, तो रविवार को सफाई कर्मियों के हित में बड़ा ऐलान करते हुए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का आदेश दे दिया। नीतीश सरकार के लगातार बड़े फैसलों से बिहार की एक नई तस्वीर सामने आ रही है। अब बिहार में जंगल राज नहीं, विकास का राज है। बिहार में विकास को मिली रफ्तार, औद्योगिक क्रांति से बढ़ा रोजगार, विकास परियोजनाओं से आई बहार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बिहार की एक नई तस्वीर पेश की है। बिहार अब विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। हर रोज बड़े ऐलान हो रहे हैं। विकास परियोजनाओं की बहार सी आ गई है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जताते हुए एक्स पर कहा कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है। यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा तथा सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने हेतु समुचित कार्यवाही करेगा। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला ट्रांसजेंडर होंगे। यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़ी समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने बिहार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आयोग के गठन से सफाई कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों के समाधान में मदद मिलेगी। सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग बनाना, उनके जो इशू हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि हम सब लोग एक स्वच्छ वातावरण में रहना चाहते हैं, उसमें कितना बड़ा उनका रोल रहता है, तो वो रिकमेंड करेंगे, उनकी समस्या को देखेंगे, फिर सरकार उसको टेकअप करेगी। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री जी का इस सफाई कर्मचारी आयोग बनाने का। इससे पहले शनिवार को एक बड़ा फैसला करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पत्रकारों को मिलने वाली 60,000 रूपए की प्रति महीना पेंशन राशि बढ़ाकर 15,000 रूपए कर दी है, जिससे पत्रकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। एक अप्रत्याशित निर्णय है और खासकर बुढ़ापे की जिंदगी ये है पत्रकारों के लिए, एक ये आर्थिक सुरक्षा की एक पहल है और ये पत्रकार बिरादरी के सम्मान है। नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था उसको 6,000 से बढ़ा के मुझे भी पता चला कि 15,000 कर दिया गया है। यह बहुत स्वागत योग्य कदम है बिहार सरकार का। नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में औद्योगिक क्रांति भी तेज गति से जारी है। इसकी एक झलक पटना के नजदीक बिहटा के सिकंदरपुर में देखने को मिल रही है, जहां ब्रिटानिया और सोबिस्को जैसी बड़ी कंपनियां अपने प्लांट लगा रही हैं। इन उद्योगों के राज्य में आने के बाद उत्पादन के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इसकी वजह है कि बड़ी संख्या में पलायन कर गए लोग भी अब प्रदेश में वापस आ रहे हैं। बहुत फायदा हुआ, रोजगार बहुत मिला है, सब लोग खुश भी है, सब लोग खुशहाल है कि यहाँ बिहार में रोजगार मिला है। मैं भी पहले इससे बाहर काम करती थी, लेकिन हमारे बच्चे यहीं पढ़ते थे, लेकिन कोई भी माँ चाहेगी कि अपने बच्चे के साथ रहे। मैं पहले फरीदाबाद में रहती थी, अब मेरे जैसे और भी है जो आने के लिए कह रहे हैं कि अगर काम है तो हमें बताइए, हम आएंगे। अपना घर में काम और वहाँ काम तो बहुत है, हमको यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। जितना वहाँ मिलता था हमको इतना यहाँ मिल रहा है। बिहार उन्नति को चल रहा है सर, उन्नति होगा और होगा। बिहार सरकार का ये प्रयास समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, विशेषकर महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्यमिता और कुशल कार्यबल के निर्माण के माध्यम से बिहार में विकास की बहार आ रही है।
एक पलायन का जो धब्बा था बिहार पर कि बिहार के लोग नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के आ जाने के बाद से आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग लौट के आए हैं अपने घरों में, क्योंकि उनके अपने ही घरों में उद्योग धंधा की स्थापना बिहार सरकार ने की है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, बिहटा। और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। पुनरीक्षण के पहले चरण के आंकड़ों में ये बात सामने आई है कि लगभग 35 लाख मतदाता या तो लापता हैं या अपने पंजीकृत पते पर या जो रजिस्टर्ड पता है स्थायी रूप से वहां से पलायन कर चुके हैं। अब तक 7 करोड़ 24 लाख या 91.69% मतदाताओं से गणना फॉर्म प्राप्त हुए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले चरण में बिहार की वर्तमान मतदाता सूची 99.8% हिस्से को उसमें कवर कर लिया गया है। आयोग ने बयान जारी कर कहा है कि मतदाता सूची में 22 लाख नाम ऐसे हैं जो अब जिंदा नहीं हैं। वहीं 7 लाख के करीब नाम 2 या 2 से अधिक जगहों पर दर्ज किए गए हैं। आयोग ने बताया है कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरे हैं, जिनका निधन हो चुका है या फिर जो स्थायी रूप से किसी और राज्य में पलायन कर चुके हैं, उनकी सभी सूची 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ 20 जुलाई को साझा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी नागरिकता समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कानून और संविधान के तहत उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वो नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांग सके ताकि लोगों को मताधिकार मिल सके। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और असम सरकार का जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ जो अभियान है वो तेज किस तरह से हुआ है ये आपको बताएंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मम्मी भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। MDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। MDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में 6 प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और असम सरकार का बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। सरकार ने घुसपैठियों द्वारा कब्जा किए गए लगभग 160 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपने कब्जे में ले लिया है। स्थानीय जनता के सहयोग और प्रशासन की मुस्तैदी से इस अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा खुद इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। असम में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन पर देखिए ये विशेष रिपोर्ट। असम सरकार का घुसपैठियों पर प्रहार। राज्य के 160 वर्ग किलोमीटर जंगल घुसपैठियों से मुक्त कराई गई जमीन का आकार चंडीगढ़ के बराबर। स्थानीय लोगों से मिल रहा मुक्ति अभियान को समर्थन। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं अभियान की निगरानी।
विपक्ष ने कार्रवाई को बताया राजनीति से प्रेरित। हिमंता ने कहा कि संस्कृति के संरक्षण के लिए जरूरी है कार्रवाई। असम में घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। असम सरकार ने एक विशेष अभियान के तहत अब तक राज्य के 160 वर्ग किलोमीटर जंगल और सरकारी जमीन वापस ले ली है। मुक्त कराई गई जमीनों पर लाखों पेड़ लगाए गए हैं और साफ किए गए क्षेत्रों में कई वन्यजीव आवासों को पुनर्स्थापित किया गया है। मुक्त कराई गई जमीन पर एक विशेष समुदाय से संबंध रखने वाले घुसपैठियों का कब्जा था। हालांकि स्थानीय जनता के सहयोग और प्रशासन की मुस्तैदी के बाद अतिक्रमण मुक्ति अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा खुद इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। ये लोग बिहार से आए, कोई बोले मैं बंगाल से आए, कोई बोले धुबरी से आए, लेकिन कहाँ से आए वो तो पता चलेगा जब इंक्वायरी किया जाएगा। एविक्शन जरूरत होगा जब लोग खुद बाहर नहीं जाएगा। मेरा लगता है अगली 2-3 दिन में सारे लोग खुद बाहर चला जाएगा। असम में अवैध अतिक्रमण और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई के तहत ग्वालपाड़ा, धुबरी, कछार, होजई, नागांव, मोरीगांव जैसे जिलों में प्रशासन का एक्शन जारी है। ये वो जिले हैं जहां की हजारों बीघा जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा है। सीमा से सटे इन क्षेत्रों के लगभग 30 से अधिक गांवों में घुसपैठिए प्रशासन के रडार पर हैं। प्रशासन की ओर से कब्जाधारियों को जुलाई से पहले स्थल को खाली करने का आदेश दिया गया था। जमीन से संबंधित पर्याप्त कागजात प्रस्तुत नहीं करने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। इस अभियान के तहत कई घुसपैठियों को पड़ोसी देशों में वापस भी भेजा गया है। असम के गोलाघाट जिले के रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट में स्थानीय प्रशासन ने लगभग 3400 बीघा से अधिक वन भूमि को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया है। प्रशासन के अनुसार कब्जा की गई जमीन पर सुपारी के पेड़ समेत बागान भी लगा दिए गए हैं। साथ ही इस जमीन का इस्तेमाल खनन व नशीले पदार्थों सहित कई अवैध गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा था। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई के बाद घुसपैठियों में खौफ का माहौल है। असम के जंगल और जमीन पर कब्जा करने वाले घुसपैठिए प्रशासन के रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट पहुंचने से पहले ही वहां से भाग गए। हजारों बीघा, हजारों एकड़, हजारों हेक्टेयर जमीन कुछ ही परिवारों ने कब्जा करके रखे थे। मान लीजिए 1000 परिवार ने कम से कम 10,000 एकड़ कब्जा करके रखे थे। घुसपैठियों के खिलाफ जारी अभियान को लेकर सीएम शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से मई 2021 से 1.19 लाख बीघा जमीन से अवैध रूप से बसने वालों को बेदखल करना उतना ही जरूरी है जितना कि प्रदेश की डेमोग्राफी की रक्षा के साथ मूल जनजातियों और बाकी समुदायों के लिए जमीन को वापस लेना जरूरी था। शर्मा ने कहा कि असम की जमीन पर कब्जा करने वाली ये सभी लोग एक ही धर्म के हैं। हमारा प्रयास जाति, माटी, भेटी यानी कि पहचान, जमीन और घर को बचाना रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस अभियान के तहत अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि 63 लाख बीघा से अधिक जमीन अभी भी अतिक्रमण की गिरफ्त में है। वहीं विपक्षी दल असम सरकार के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार का यह कदम वोट बैंक की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि असम की संस्कृति के संरक्षण के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत की कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच खेला जा रहा फीडे महिला विश्व कप फाइनल का दूसरा गेम 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। अब फीडे महिला विश्व कप विजेता का फैसला सोमवार को होने वाले टाई ब्रेकर गेम से होगा। आज खेले गए मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि कड़े मुकाबले के बीच आखिर में दोनों ने ड्रॉ पर सहमति जताई। इससे पहले दोनों खिलाड़ियों के बीच शनिवार को खेला गया पहला गेम भी ड्रॉ रहा था। तो न्यूज नाइट के अंत में हम आ गए हैं। आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाएंगे दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में। और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गतिशक्ति विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह वडोदरा में आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में वर्चुअल माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स प्रणाली जितनी मजबूत होगी, देश की सीमाएं भी उतनी ही मजबूत होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के वडोदरा में एल्स्टॉम कंपनी के रेल कोच निर्माण संयंत्र का दौरा किया। वर्तमान में एल्स्टॉम मेट्रो ट्रेनों और दिल्ली से मेरठ तक चलने वाली ट्रेनों के लिए कोच बना रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यूके भारत मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। पीयूष गोयल ने कहा कि यूके के साथ भारत का यह समझौता भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया पीएम मोदी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। विकसित देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौता उसी का नतीजा है।